उम्मीद करूंगा कि आप लोग एंजॉय करेंगे। आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे बिकॉज हिंदी 100 एंड हिंदी 50 दोनों स्टूडेंट्स एक साथ में हैं, तो मैं वही टॉपिक लूंगा जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाने वाला हूँ अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है, ये अव्यय क्या है, हमने 9th में भी पढ़ा है, बट स्टार्ट करते हैं बिकॉज तब हमने स्कूल के लिए पढ़ा था और एग्जाम हमने दिया नहीं, फाइनल एग्जाम। बट अब जो पढ़ेंगे वो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से ही ग्रामर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। चलो शुरू करते हैं। अव्यय, लेकिन अव्यय के पहले तो यहाँ पे स्क्रीन देखो, शब्द। शब्द सब जानते हैं, डेफिनेशन मैंने बहुत इजी करके दिया है यहाँ पे कि अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे अक्षरों का समूह जो मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, तो वो शब्द कहलाएगा। बट अभी आप लोगों ने ये नहीं समझा कि मैंने स्टार्ट किया अव्यय से, लेकिन शब्द पे क्यों लिख के आया। क्योंकि अव्यय जो है वह शब्द का एक भेद है, प्रकार है, उसका एक टाइप है। तो इसके लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले शब्द को समझेंगे। तो हमने यहाँ पे समझा शब्द को कि ऐसे अक्षरों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया है सीमा, कूल, राजेश, दिल्ली, ताजमहल। ये सभी शब्द हैं, हम सब जानते हैं। बट कैसे है ये शब्द, क्योंकि इनका एक अर्थ है, सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर नहीं है, इनका एक मीनिंग है, इसलिए ये शब्द है। आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। शब्द के भेद। भेद मतलब प्रकार। अब शब्द के भेद के बारे में जानते हैं। क्या है शब्द का भेद और कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। कितने? दो। कौन कौन से? पहला है सव्यय, दूसरा है अव्यय। सव्यय क्या है, विकारी क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। विकारी हम जानेंगे, मैं आपको आगे डेफिनेशन इसका बताता हूँ। इसके चार भेद होते हैं। एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है, एक विशेषण होता है और एक क्रिया होता है। इसके बाद दूसरा भाग जो है वह है अविकारी। विकारी, अविकारी, सव्यय, अव्यय। तो अव्यय में इसके भी चार भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। दूसरा है संबंध सूचक, मतलब प्रिपोजिशन। तीसरा है समुच्चय बोधक, मतलब कंजंक्शन। और चौथा है विस्मयादि बोधक, मतलब इंटरजेक्शन। अब ये चार जो है ना, यही हमको आज पढ़ना है। लेकिन इसके पहले दिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हम बाद में दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अव्यय। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। तो विकारी शब्द पहले विकारी शब्द चेंजेबल, कारी, परिवर्तनशील। कैसे? जिन शब्दों में लिंग, जेंडर, वचन, नंबर, कारक, केस में परिवर्तन हो, उसे सव्यय शब्द कहते हैं। ऐसी सर, ऐसी सर, ओके। उसे परिवर्तन कैसे, चेंज कैसे होगा? तीन के आधार पे, लिंग, वचन और कारक के आधार पे। ये तीनों के आधार पे अगर चेंज होता है, तो इसीलिए मैंने तीनों का एक एक एग्जांपल लिया, जिससे आप समझ सकते हो। जैसे लिंग, जेंडर चेंज करेंगे। जैसे रमेश दौड़ता है, रमेश जेंडर मेल है, पुल्लिंग है। फिर चेंज किया, रमा दौड़ती है। लिंग हमने समझा। अभी दूसरा जो दिया है पार्ट, वचन। वचन मीन्स नंबर,
नंबर के बेस पे अभी हम जानेंगे कि कैसे चेंज हो सकता है, कैसे ये विकारी है। दूसरा एग्जांपल, वचन के आधार पे। मैं स्कूल गया था। मैं मैं ये जो है सिर्फ एक जो है एक वचन है। दूसरा, हम स्कूल गए थे। मैं स्कूल गया था, हम स्कूल गए थे। मैं एक वचन है, हम बहुवचन है या अनेक वचन है। तो अब ये है, ये कारक, केस। तीसरा, केस के बेस पे। केस क्या होता है, कारक क्या है, इसमें ने, को, से, ने, ऐसे जो वाक्य के बीच में शब्द आते हैं वो कहलाते हैं कारक या केस। तो देखते हैं इसके आधार पे, कारक के आधार पे। भारत ने जीत लिया, भारत की जीत हुई। भारत ने जीत लिया, भारत की जीत हुई। यहाँ पे ने और की तो अलग अलग कारक हैं, लेकिन आप देखो वाक्य के आधार पे वो दोनों बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि विकारी शब्द वही होता है जो लिंग वचन कारक तीनों के आधार पे बदल जाए, परिवर्तन हो जाए। ओके, तो और आगे जानते हैं इनके बारे में कि अभी मैंने जो बताया आपके, इनके चार भेद होते हैं। कौन से हैं? संज्ञा है पहला। तो संज्ञा का डेफिनेशन अलग अलग स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग तरीके से याद करते हैं। कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आधार पर, थिंग, प्लेस, एनिमल वगैरह वगैरह। बट मैंने इसको बहुत एक सेंटेंस में, बहुत शॉर्टकट में आपको समझाने का प्रयास किया कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो, कोई भी नाम हो, अगर वो नाम है तो संज्ञा है। मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, इसको बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। राधिका स्कूल गई है। अभी इसमें संज्ञा कहाँ है? नाम कुछ है, राधिका नाम है। जी बिल्कुल। और स्कूल ये भी नाम है, तो ये दोनों क्या है? संज्ञा है। ऐसी और एक एग्जांपल आगे देखते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, नाम के बदले जो आए, नाम की जगह पे जो शब्द आ जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है नाम के बदले? कभी कभी एक ही नाम के लिए कई बात कही जाती है, एक ही व्यक्ति के लिए, और वो व्यक्ति एसएससी सर, नाम, संज्ञा, संज्ञा, नाम, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब किसी को पहचान देना या नाम देना। तो नाम के बदले जो आए उसे सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा आगे हम इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया, वह स्कूल गई है। अब जैसे ऊपर दिया है राधिका स्कूल गई है, फिर नीचे आया वह स्कूल गई है, मतलब राधिका के लिए वह शब्द यूज किया गया है। तो यहाँ पे बताना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जिस व्यक्ति को हम जानते हैं उस व्यक्ति का बार बार नाम लेना ठीक नहीं होता है, बोरिंग लगता है। इसलिए हम उसकी जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह से तीसरा हम पढ़ा था क्रिया, वह कार्य का होना जो बतलाए। मतलब वाक्य आया वो शब्द जिसके द्वारा कार्य के होने की सूचना मिलती है, वही क्रिया कहलाता है। जैसे रतन दौड़ता है, रतन क्या करता है? दौड़ता है। जी बिल्कुल। तो दौड़ने का जो काम हो रहा है वही क्रिया है, वही एक्शन है। तीसरा बहुत सरल है, विशेषण, एडजेक्टिव। संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता, मतलब जो सब्जेक्ट आता है, जो कर्ता होता है वाक्य में, कर्ता के उसके कार्य करने की विशेषता बताता है। इसको जानना भी बड़ा आसान होता है। जैसे सरिता लड़की है, सरिता लंबी लड़की है। तो ये लड़की की विशेषता क्या है? वो बहुत लंबी है। यहाँ पे समझना बड़ा आसान हो जाता है विशेषण को। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अव्यय अविकारी शब्द। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। जिन शब्दों में लिंग मतलब जेंडर,
वचन, नंबर, कारक, केस में परिवर्तन न हो। हमने पहले पढ़ा था अव्यय में, सव्यय में, कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा आएगा कि लिंग, वचन, कारक तीनों परिवर्तन करने पर भी वाक्य में एक तो शब्द आएगा जो बदलेगा ही नहीं, और जो नहीं बदलेगा वही अव्यय कहलाएगा। कैसे? आइए थोड़ा इसको लिंग वचन का अनुसार समझें। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, बेटा धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। वचन के अनुसार बेटी धीरे धीरे चलती है। अभी यहाँ पे हम इसे भी कर सकते हैं, लिंग के आधार पर चेंज करें, बेटा धीरे धीरे चलता है, बेटी धीरे धीरे चलती है। बच्चा धीरे धीरे चलता है, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। फिर कारक के अनुसार पिताजी धीरे धीरे चलते हैं। आप कैसे भी चेंज करोगे, लेकिन ये देखो तीनों जो शब्द आए हैं धीरे धीरे, वो नहीं चेंज होंगे, वो नहीं बदलेंगे। इसीलिए डेफिनेशन में हमने बताया कि लिंग, वचन, कारक के परिवर्तन होने पर भी जो नहीं बदलता है वो अव्यय कहलाता है। इसके चार भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। ध्यान से सुनना और यहां से थोड़ा नोट करते चलना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब एडवर्ब। दूसरा संबंध सूचक अव्यय मतलब प्रीपोजिशन। तीसरा है डिटेल है, इससे प्लीज इसको नोट करते चलो, सभी नोट करेंगे। और चौथा अंतिम है विस्मयादि बोधक अव्यय मतलब इंटरजेक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण। बहुत बहुत आसान है और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। तो क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब। एडवर्ब सब जानते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है? डेफिनेशन बहुत सरल करके मैंने दिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को। वाक्य में आया वो शब्द जो कर्ता की नहीं, क्रिया की, वाक्य के अंत में जो आता है उसकी विशेषता बताने का काम करता है। कैसे? बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। बैलगाड़ी चलती है, चलना है, क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है? कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। तो चलने की विशेषता है, मतलब क्रिया की विशेषता है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन दिया, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, तो अब इन थोड़ा और अलग समझते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय चार तरह से क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। मतलब अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं इसके आधार पे हम क्रिया विशेषण को चार अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे पहला दिया है, क्रिया कब हुई। कब, जब आप कब क्वेश्चन करोगे तो आपको टाइम मिलेगा। पिताजी कल चले गए। कब चले गए? कल चले। तो जैसे कब आप पूछोगे, टाइम पूछोगे, तो आपको जो वर्ड मिलेगा वो क्रिया विशेषण अव्यय है। जी हाँ, बिल्कुल क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा समझते हैं, क्रिया कहां। कहां जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मिलेगा प्लेस। जैसे वह बाहर खेल रहा है। कहां खेल रहा है? बाहर खेल रहा है। तो यहां पर जब आप प्लेस देखोगे, मतलब वाक्य में जहां पे प्लेस दिया है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। अभी हमने दो चीजें समझी कि अगर सेंटेंस में टाइम बताया है तो क्रिया विशेषण, अगर प्लेस बताया है तो वो भी क्रिया विशेषण है। तीसरा तरीका समझते हैं, क्रिया कैसे हुई। कैसे हिंदी में बोलते हैं रीति, इंग्लिश में जानेंगे तो मैनर। मैनर बताता है, जैसे राम तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। मतलब अगर मैनर बता रहा है तो वो शब्द भी क्रिया विशेषण अव्यय है। बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, अंतिम है क्रिया कितनी हुई। कितनी मतलब क्वांटिटी, कितनी मात्रा में।
ज्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, ऐसे शब्द आएंगे। जैसे बच्चा बहुत रोया। कितना रोया? बहुत रोया। मतलब अगर क्वांटिटी बता रहा है तो भी क्रिया विशेषण है। हुआ ना आसान क्रिया विशेषण को पहचानना? मतलब अगर वाक्य में टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी चारों में से कुछ भी दिया है तो आप समझ लो कि क्रिया विशेषण है। कितना आसान हुआ समझना। चलो, इसके और बहुत सारे टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी के बेस पे हम कितने शब्द आ सकते हैं को भी जान। जैसे टाइम को बताने वाले कौन कौन से शब्द हैं? जैसे आज, कल, परसों, आजकल, अभी, कभी, अचानक, सहसा, तुरंत। कहां? प्ले को बताने वाले यहां, कहां, वहां, कहां, आगे, पीछे, नीचे, अंदर, बाहर, इधर, उधर, शब्द प्लेस को बताते हैं। तीसरा, क्रिया कैसे हुई, मतलब मैनर हमने पढ़ा था। इसमें दो शब्द आप कम से कम लिख लो, नोटबुक में सब लिख के चलेंगे। हमने क्रिया विशेषण पढ़ा। क्रिया विशेषण को चार प्रकार से जान सकते हैं: टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी। और ये चारों में जो यहाँ पे शब्द आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें से दो दो शब्द लिखते चलो, जिससे आपको पता चले कि टाइम में कैसे शब्द आते हैं, प्लेस में कैसे आते हैं, मैनर में और में कैसे आते हैं। तीसरा देखते हैं, क्रिया कैसे हुई। कैसे मतलब धीरे धीरे हुई, हौले हौले हुई, बार बार हुई, पीछे पीछे, अभी अभी हुई, कभी कभी हुई। ऐसे शब्द बताते तो मैनर है लेकिन वो होते क्रिया विशेषण है। चौथा और अंतिम, कितनी हुई। कितनी मतलब क्वांटिटी, पर बताता है। कैसे बताता है? बहुत हुई, बिल्कुल हुई, लगभग हुई, काफी हुई, इतना उतना। ये जो क्वांटिटी बताते हैं ये भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और उसका उत्तर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपको वर्क उसी के बेस पे करना है। जैसे शब्द दिया रहेगा आपको और वाक्य में प्रयोग करना है, लेकिन वो वाक्य कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होगा कब होगा? जब आप उसका प्रारंभ, उसकी शुरुआत संज्ञा शब्द से करेंगे, नाउन से करेंगे। जैसे बच्चे तुरंत चले गए। कब चले गए? तुरंत चले गए। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे? टाइम बता रहा है, लेकिन है क्या? क्रिया विशेषण। दूसरा, अंदर, शब्द भी ऐसे ही है और वाक्य भी वैसे होना चाहिए। रमा, हौले हौले, बार बार, पीछे पीछे, अभी अभी, कभी कभी। और चौथा, जो क्वांटिटी बताता है, क्रिया कितनी हुई। कितनी जब क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत हुई, कितनी हुई, बिल्कुल हुई, लगभग हुई, काफी हुई, इतना या उतना हुई। तो ये चार प्रकार से ऐसे ऐसे शब्द आपको पूछे जा सकते हैं और उनका आपको प्रयोग करना है इस तरह से। ये एक मार्क के लिए तो 100% आएगा। उसमें क्या रहेगा? आपको एक शब्द रहेगा, जैसे तुरंत। धीरे धीरे, तीसरा शब्द है धीरे। कैसे धीरे धीरे? क्या बताता है? मैनर बताता है। किरण धीरे धीरे चलने लगा। चौथा, बहुत, भक्त ने बहुत खोजा पर भगवान नहीं मिले। कितना खोजा? बहुत खोजा। अब आप देखो चारों में आपको चार बातें मिलेंगी: टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी। बच्चे तुरंत चले गए। कब चले गए? तुरंत।
रमा अंदर सो रही, कहाँ सो रही है? अंदर। किरण धीरे धीरे चलने लगा, कैसे? धीरे धीरे। भक्त ने बहुत खोजा, कितना खोजा? बहुत खोजा। आप देखो टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी चारों के बेस पे आप क्रिया विशेषण को फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब ये चीज कितना आसान है कि आपको एक शब्द दिया है, उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बना के आपको उसमें ये शब्द यूज करना है और अंडरलाइन करना है, पूरे 1 मार्क्स पाना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। संबंध सूचक, टाइम है ना थोड़ा? टाइम है। हेलो, हाँ सर। आप प्रीपोजिशन को कैसे समझेंगे? डेफिनेशन इसका बहुत आसान है। जिस अव्यय के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है। ध्यान देना, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध मतलब जो सब्जेक्ट आया है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है उसका वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यही बताता है। इसीलिए इसको प्रीपोजिशन करते हैं। जैसे राधा पेड़ के पास खड़ी है। राधा और पेड़ दोनों के बीच का संबंध, दोनों सब, राधा सब्जेक्ट है और उसका संबंध बता रहे वाक्य दूसरे शब्दों के साथ में। कैसे? राधा खड़ी है कहाँ? पेड़ के पास। तो राधा और पेड़ के बीच का संबंध बता रहा है कौन? पास। उसके पहले एक लगाना शब्द के, कारक है। कैसे पहचानेंगे इस चीज को? तो मैं आपको कई अलग अलग तरीके बताता हूँ कि कैसे आप संबंध सूचक को पहचान सकते हो। ध्यान देना, प्रायः संबंध सूचक अव्यय शब्द से पहले, पहले मतलब लेफ्ट में, कुछ विभक्ति या कारक हो सकते हैं। जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने या से। तो हम पहचानेंगे कैसे को? सेंटेंस के आधार पर हैं। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तो तुम एक शब्द है जो सर्वनाम है, लेकिन उसके अंत में देखो प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय क्या होता है? वो शब्द के अंत में जुड़ता है। तो तुम्हारे सिवा, सिवा का मतलब होता है अलावा, तुम्हारे अलावा। तो यहाँ पे अलावा के पहले रे जुड़ा है। आप देखो दिया यहाँ पे कि विभक्ति या कारक, काकी के रारी रे। तो रे के बाद जो शब्द आया वो क्या है? संबंध सूचक है। वृक्ष के नीचे बहुत छाया थी। इसमें ऐसे ही बहुत शब्द हैं, जैसे क्रिया आगे संबंध सूचक है, से, पहले, उपरांत, उपरांत मतलब के बाद, नीचे, सामने, पास, आसपास, प्रति, बीच, अंदर बाहर, द्वारा, लिए, कारण, सिवा, बदले, अलावा, अतिरिक्त, समान, साथ, बराबर, तरफ, वजह, भांति। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि शब्द आपको दिया रहेगा और वाक्य प्रयोग करना है। मीनिंगफुल सेंटेंस आपका होना चाहिए। जैसे धन के बिना कोई नहीं पूछता, के बिना। तो आप इस तरह से सेंटेंस दिया रहेगा, आपको पहचानना है। तो इसमें पहचानना आसान है। अच्छा, इसमें बिना, बिना मतलब अलावा। गर्मी के कारण, कारण, कुएं के अंदर दिखा, अंदर। उससे पहले तुम आ जाओ, पहले। अब इसके ऑपोजिट, इस शब्द दिया तो वाक्य कैसे बनाएंगे? बाहर, घर के बाहर उपवन है, सिवा, सिवा मतलब अलावा, मैंने पहले भी बताया था। तुम्हारे सिवा यह काम और कौन करेगा? कारण, बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ती है, के कारण या कारण बोल सकते हैं। पहले, भोजन के पहले हाथ मुंह धोना चाहिए, के पहले। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।
अगले लेक्चर में जो 2 पार्ट बाकी हैं, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये दोनों पढ़ेंगे और आप घर पे इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। उसके लिए मैं आपको वर्कशीट दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा और आप इसे बार-बार थोड़ा लिखने का अभ्यास करेंगे, जिससे आपको सही तरीके से ग्रामर समझ में आ जाए। ओके, बाय स्टूडेंट।